कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ कि उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। मेरे ख्याल से मेरे लोकसभा क्षेत्र में करीब 2.5-3 लाख से ऊपर वोटर है, 4-5 लाख यादव समाज की जनसंख्या है और आप स्वयं पता कर लें कि वहाँ कितने लोग आए थे यादव समाज के। और ये वही लोग थे जो वहाँ चिल्ला रहे थे जो उस समय कांग्रेस में थे। लगता है पिछोर से उनको लड़ा दें, क्योंकि पिछोर में हम पिछले 6 बार से हार रहे हैं, केपी सिंह जी 6 बार से जीत रहे हैं वहाँ पे, तो हो सकता है ऐसी विधानसभा उनको लड़ा दें या फिर राधोगढ़ में जयवर्धन सिंह के खिलाफ उनको लड़ा दें। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, किसको विधानसभा लड़ाएगी, किसको लोकसभा लड़ाएगी, किसको क्या दायित्व देगी। और एक ऐसा रिजल्ट आया था, वो आज के दिन को तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता कि आज वो रिज़ल्ट आया था कि जिसकी चर्चा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हुई। तो आज का दिन तो बड़ा सुखद था और वो दिन सिर्फ इसलिए नहीं था कि उस दिन मेरी जीत हुई थी। जीत मेरी नहीं हुई थी, उस दिन लोकतंत्र की जीत हुई थी, प्रजातंत्र की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, राष्ट्रवादियों की जीत हुई थी। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी और आज बुंदेली बौछार के कार्यालय में वे शख्सियत पहुंचे हैं जिनको आप लोग और बेहतर तरीके से चीनत हुई हो। हमारे संग हैं गुना अशोकनगर के सांसद डॉक्टर केपी यादव साहब। भाई साहब राम राम। जय राम जी की भैया, जय राम जी, जय राम जी। कार्यालय में बिल्कुल भैया, अपने घर ही आए स्वागत का क्या है भैया। जो है 2-3 दिनों से बड़ी हलचल चल रही गुना अशोकनगर क्षेत्र में, सो आपको पता चले कि आप भोपाल में, तुमने पूछी कि जो है आप भोपाल ही में हो, ई चक्कर में गुना अशोकनगर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे कि उते बुलाए नहीं गए, सोए थे भगे आए। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहाँ में काम तो चलता ही रहता और जो काम पार्टी सौंपती है उस काम को पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो मेरा जो दायित्व था, जहाँ मुझे जाना चाहिए था वहाँ मैं बिल्कुल गया। हाँ, वहाँ पर मुझे भी पता लगा है कि वहाँ पर माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, पर वो शायद उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम होंगे, क्योंकि मुझे ऐसी कोई ना तो सूचना मिली है, पर हाँ हो सकता है उनके कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम उनने बनाए होंगे। उनके व्यक्तिगत लोग भी हैं। बनी बात है कि सिंधिया राजघराना जो है 300 साल से उस क्षेत्र पे उनका शासन रहा है और आज़ाद जब से हमारा देश हुआ है पिछले 75 वर्षों में से ही उनके ही किसी न किसी परिवार के सदस्य ने वहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर भी शासन किया है। तो बनी बात है उनका आना जाना उस क्षेत्र में लगा रहता है। कई उनके समर्थक लोग हैं आज भी, तो उन्होंने बुलाया होगा, वो आए होंगे, पर मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो अपने जो काम हैं, जो पार्टी के काम हैं, अभी माननीय मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पहले तो मैं आज जो है 4 वर्ष पूरे हुए हैं। आज के दिन ही मेरे लिए वो शुभ दिन था जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था कि एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक पिछड़े वर्ग से जो मैं आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक सामान्य सा नागरिक हूँ, तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे भरोसा जताया। यादव समाज के एक सामान्य से बालक को जो है टिकट दिया लोकसभा का और सभी पूरे क्षेत्रवासियों का, सभी समाजों का, सभी वर्ग के लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला और एक ऐसा रिज़ल्ट आया था, वो आज के दिन को तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता कि आज वो रिज़ल्ट आया था कि जिसकी चर्चा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हुई। तो आज का दिन तो बड़ा सुखद था और वो दिन सिर्फ इसलिए नहीं था कि उस दिन मेरी जीत हुई थी। जीत मेरी नहीं हुई थी, उस दिन लोकतंत्र की जीत हुई थी, प्रजातंत्र की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी।
राष्ट्रवादियों की जीत हुई थी, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं उनकी जीत हुई थी, क्योंकि इससे पहले वहाँ हमेशा कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस के सांसद बनते आए हैं। और जब कांग्रेस के सांसद बनते आए थे और हम हमेशा देखते थे कि चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे आतंकवादियों की बात हो, तो हमेशा ही कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिखती थी। तो उस क्षेत्र के लोगों की भी इच्छा थी कि हमारा वोट राष्ट्र हित में जाना चाहिए, देश हित में जाना चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जिस दिन राम मंदिर का निर्णय आया, रामलला के मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, उस दिन सभी लोगों को खुशी हुई थी कि वाकई में हमारा वोट सही जगह गया। जिस दिन धारा 370 हटी, उस दिन उस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को खुशी हुई थी कि नहीं, हमने सही निर्णय लिया। आज धारा 370 हटी है तो उसमें हमारा भी योगदान है। तो राष्ट्र हित में जितने काम हुए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक जैसा कानून आया, सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, इन 75 वर्षों में उस गुना लोकसभा के लिए जितने क्वेश्चन लगे होंगे 75 वर्षों में, उससे कई गुना ज़्यादा मैंने इन 4 वर्षों में अपने क्षेत्र की बात संसद में रखी है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की बात हो, और हमेशा मैंने हर सत्र में अपने क्षेत्र की बात रखी है, अपने कस्बों की बात रखी, अपने ज़िलों की बात रखी, अपने गाँव की बात रखी। और कई मांगें मेरी मान ली गई, कई अभी ऑनलाइन हैं, अभी आगे वो कार्य पूर्ण होंगे, और कई सौगातें हमें केंद्र से मिली। मुझे अच्छे से याद है कि जो एबी रोड है उसका शिवपुरी के पहले का एरिया और गुना बाईपास का कई वर्षों से कार्य अटका हुआ था। माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से कम वो रोडों का, बाईपास का कार्य पूरा हुआ। अशोकनगर ज़िले एक ऐसा ज़िला था कि अभी तक वहाँ पे नेशनल हाईवे नहीं था, तो हमें एक नेशनल हाईवे मिला है जो पिछोड़ से मुंगावली, चंदेरी होते हुए और मेलुआ चौराहे तक जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें मिली हमें। चंदेरी में सेंट्रल स्कूल मिला, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार है। अशोकनगर में हमें सेंट्रल स्कूल मिल गया है, लेकिन अभी हाँ, उसका स्वीकृति तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब वो धरातल पे आ गया है, वो बिल्डिंग भी बनेगी और हो जाएगा। हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र मिला, क्योंकि हमारे पूरे लोकसभा में अभी तक एक पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें मिली। अशोकनगर में एक अंडरपास है जिसके लिए कि सब लोग मना कर चुके थे कि कभी यहाँ अंडरपास बन ही नहीं सकता। सारे नेताओं ने, न प्रशासन ने, सब ने हाथ उठा दिए थे कि यहाँ बन ही नहीं सकता था। पर उस क्षेत्र के लड़के ने वहाँ की समस्याएं देखी हैं, मुझे पता है वहाँ क्या तकलीफ़ है, मैं लगा ही रहा, और आज वो अंडरपास का काम चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो पहला अंडरपास है जो 3-3.5 साल हो गए, आज भी पूरा नहीं हो पाया है, कई कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन वो पूरा होगा। तो ऐसे कई कार्य हुए हैं, और मुझे तो बड़ा गर्व है कि हम सब लोगों ने मिलकर, उस क्षेत्र के एक एक युवा ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक माता बहन ने, सब लोगों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी, और आज भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो हम कई योजनाएं, उन हर योजना का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है। लाखों लोगों को घर मिले हैं, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में लोग तरसते थे। आपको तो अच्छे से पता है, बीच में जब यहाँ कांग्रेस की शासन थी मध्य प्रदेश में, तब 2 लाख घर इन्होंने वापस कर दिए थे प्रधानमंत्री आवास। तो मेरे क्षेत्र में कम से कम उन बेघरों को घर मिला है। मैं जानता हूँ जिनके पास घर नहीं होता उनकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैंने उन लोगों की ज़िंदगी देखी है जो टपरे में रहते हैं, पन्नी चढ़ा के रहते हैं। जब बारिश आती है तो कभी इधर खिसकते हैं, कभी उधर खिसकते हैं। जब ठंड आती है तो किस तरह सिकुड़ के उसी में आग जला के बैठ जाते हैं। तो मैंने ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी से मैं रूबरू हुआ हूँ कि उनको उस घर की क्या कीमत थी। आज लोगों को अपने खुद का आवास मिल रहा है। उन माता बहनों के मैंने ज़िंदगी देखी है जिन्होंने चूल्हे पे खाना बनाती थी और जिनकी आंखें ख़राब हो जाती थी। मैं उन घरों में रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे लोग बिना गैस के कैसे रहते थे और कैसे चूल्हा जला के माताएं बहनें खाना बनाती थीं। तो उन हज़ारों माताओं बहनों को गैस के चूल्हे मिले हैं। ऐसी अनेकों अनेक उपलब्धियाँ मिली। 4 साल आज आप तो हो गए, आपको बधाई भी, लेकिन इन सब के बाद फिर
आपकी पार्टी से जुड़े लोगों के कार्यक्रम में जो नारे काय लग रहे कि महाराज 2019 में हमसे गलती हो गई थी, महाराज हम फिर से जो है ये गलती को सुधार वो चाह रहे, क्षेत्र का सांसद कैसा हो, सिंधिया जी जैसा हो। देखिए क्या है इसमें, सिंधिया जी की कोई गलती नहीं है, ना ही पार्टी की गलती है, ना ही शीर्ष नेतृत्व की गलती है। मैंने पहले भी कहा था कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, यानी कि आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। भाई वोट तो वहाँ की जनता ने मोदी जी को दिया था और आज इसीलिए धारा 370 हटी, इसीलिए राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ। तो आप नहीं चाहते थे मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, आप मोदी जी के साथ नहीं थे क्या? क्या आप धारा 370 के खिलाफ हैं आज भी? क्या आप जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ हैं? क्या ट्रिपल तलाक जैसे कानून आए तो इसके आप खिलाफ हैं? मैं समझ से परे है कि अगर कोई इतना वरिष्ठ व्यक्ति और इस तरह की बात बार बार करता है, और ये जो लोग वहाँ मंचासीन थे ये उनको भी विचार करना चाहिए कि मोदी जी हमारे पूरे देश के नेता हैं, बल्कि आज तो वो युग पुरुष मैं तो उन्हें मानता हूँ, जिनके कारण आज पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है। ना सिर्फ पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है, बल्कि एक एक गरीब व्यक्ति के जीवन में कैसे उसको सुधार आए, कैसे उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। दिन रात जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके नाम पे, उसकी लहर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं तो आप ये कह रहे हो कि हमसे 2019 में गलती हुई है। मुझे तो लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित ही ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए कि आप पार्टी के विरोध में इस तरह से भाषणबाजी कर रहे हो। तो ये तो गलत है। और रही बात चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं, तो ये देखिए पार्टी का निर्णय होता है कुछ चुनाव किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। मुझे जब टिकट मिला था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे पार्टी टिकट देने वाली है। तो आज भी ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी। ये मंच से किसी को कहने से या किसी के बोलने से मुझे नहीं लगता, ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ़ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहाँ वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते, या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ इनकी बात में दम है। लेकिन आपने कही कि चलो मंचासीन लोग बैठे थे उनकी गलती नहीं है, नीचे वालों की गलती है, लेकिन जब आपके क्षेत्र में यादव समाज को सम्मेलन हो रहा हो, आप यदुवंशी हैं, आपको उस सम्मेलन में भी नहीं बुलाया जा रहा हो, बाकी जो केवट समाज को सम्मेलन हो, जैन वैश्य समाज को सम्मेलन, मतलब सांसद के तौर पे तो आप हर समाज के हैं, लेकिन मतलब कोनो भी सम्मेलन में अगर आपको बुलावे लायक भी नहीं समझ रहे और पार्टी को कार्यक्रम नहीं है आपने कही, लेकिन इसके बाद भी एक सांसद के नाते अगर केंद्रीय मंत्री आ रहे, प्रोटोकॉल के नाते भी एक सामान्य न्योता तो मिले आपको कि नहीं मिले, ये आपका? देखिए मुझे पता नहीं, ना मुझे बुलाया गया और ना मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र में सभी समाजों के सभी सम्मेलनों में हमेशा जाता हूँ। मेरे घर पर भी सभी समाजों के अध्यक्ष भी आते हैं, सभी समाजों के लोग आते हैं और हम एक घर परिवार जैसे रहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता हूँ। मेरे लिए सभी समाजें समान हैं और सबका सम्मान है, और मैं तो एक परिवार की तरह सबके साथ रहता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से लोगों को समाजों में बहुत ज़्यादा बांटना यही गलत है, पहली बात तो,
क्योंकि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और फिर वही लोग इस तरह लोगों को समाज में बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और रही यादव समाज के सम्मेलन की बात, तो मेरे ख्याल से मेरे लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 2.5-3 लाख से ऊपर वोटर है, 4-5 लाख यादव समाज की जनसंख्या है। और आप स्वयं पता कर लें कि वहाँ कितने लोग आए थे यादव समाज के, और ये वही लोग थे जो वहाँ चिल्ला रहे थे जो उस समय कांग्रेस में थे। तो ये बात अलग है, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, मैं जीता था, पर कांग्रेस को भी वहाँ कुछ वोट मिले थे, तो उनके समर्थक भी हैं। अब ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं कुछ किया, ये समाज के चिंतन का विषय है कि अगर समाज का कोई कार्यक्रम होता है और उस समाज के व्यक्ति को, जिस पूरी समाज ने और अन्य समाजों ने मिलकर उस क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिससे कि लगा लोगों को कि आज भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र जिंदा है, और उसी समाज के कार्यक्रम में मैं समझ से परे है उन वरिष्ठ मेरे समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हालांकि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि वो मेरे समाज के बड़े लोग हैं, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कब किसका अपमान किया है जो इस तरह की उन्होंने हरकत की। हालांकि बहुत चंद लोग थे, समाज जो मैंने बताया आपको, संख्या मेरी बहुत बड़ी है। अगर 2.5-3 लाख लोगों में से अगर 300 लोग कोई कार्यक्रम करते हैं और मुझे नहीं बुलाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की या कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ़ है तो क्यों है। मुझे भी कई बार सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि ऐसी मेरे से कहाँ क्या चूक हुई है कि ये एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, हमेशा अपने से बड़ों का, अपनी समाज का और अन्य समाज का, सभी का मैं सम्मान करूं, और हमेशा मैंने किया है। और मेरे समाज के लोग ये जानते भी होंगे कि जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम किया या जिन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया या जिन लोगों ने मेरे बारे में वहाँ गलत बोला, पूरी समाज जानती है कि जब किसी भी कार्यक्रम में मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ या नहीं करता हूँ। एक बस आखिरी के 2 सवाल। एक सवाल बस ये कि आपने कही कि 2019 में लोकतंत्र जीते, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में जनता जीती, आम आदमी जीते। अब जिनको आपने हरा तो वे 4 ही चीज़ें वे कह रहे अब जय भी हम भी जय हो गए, हम ही लोकतंत्र हो गए, है ना, हम लोकतांत्रिक भी हैं, हम अब भी आम आदमी की तरह व्यवहार भी कर रहे हैं, अब भी भाजपा में भी हैं। तो जो जिनको आपने हरा तो सब कछु तो वे ही कर ले, तो अब अपन को फिर 24 में कैसे व्यवस्था है? देखिए, मैंने वही कहा कि ये पार्टी का निर्णय है कि किसको कहाँ लड़ाना है। हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको विधानसभा लड़ाना है, किसको लोकसभा लड़ाना है। अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता लगा था, हालांकि हमारी पार्टी में ऐसी कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है कि कुछ सांसदों को हो सकता है विधानसभा लड़ाए। तो सांसदों में लोकसभा सांसद भी आते हैं और राज्यसभा सांसद भी आते हैं। हो सकता है इस तरह की बात पार्टी ने सोच भी रखी हो कि जिन सीटों पे हम लोग हारते हैं उन सीटों पे सांसदों को लड़ाना है, और पार्टी सोचेगी तो निश्चित ही वो लड़ाएगी, और हर व्यक्ति जो पार्टी दायित्व देगी उसको निभाने के लिए तैयार है। तो हो सकता है भाई राज्यसभा सांसदों को भी पार्टी विधानसभा लड़ाए। कई बार ऐसा होता है भाई, किसी विधानसभा में मेरा अच्छा वर्चस्व दिख रहा है तो मुझे वहाँ विधानसभा लड़ा दें। कहीं ऐसे ही हो सकता है भाई सिंधिया जी का वर्चस्व किसी विधानसभा में दिखे, जैसे पिछोर में वो जीते थे। 8 विधानसभा हैं मेरे लोकसभा में, 7 में वो हारे थे और 1 विधानसभा वो कुछ वोटों से जीते थे, पिछोर। तो हो सकता है पिछोर से उनको लड़ा दें, क्योंकि पिछोर में हम पिछले 6 बार से हार रहे हैं, केपी सिंह जी 6 बार से जीत रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है ऐसी विधानसभा उनको लड़ा दें, या फिर राधोगढ़ में जयवर्धन सिंह के खिलाफ उनको लड़ा दें। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, किसको विधानसभा लड़ाएगी, किसको लोकसभा लड़ाएगी, किसको क्या दायित्व देगी, और जो पार्टी दायित्व देगी हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। एक सवाल आखिरी के, 2 महीना पहले आपने भी यादव समाज के सम्मेलन में कछु जो है 1857 को जिक्र कर दो, बड़ी चर्चा हुई। फिर पार्टी ने भी ऐसी खबरें आई कि आपसे जवाब तलब करे कि भाई थोड़ा सो ठंडे रखो, सीज फायर करो। अब
पिछले 4 दिनों को घटनाक्रम फिर लग रहा है जो है जहाँ से चले तो वही पर पहुंचे। देखिए, मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं रहता, मुझे एक्शन का रिएक्शन हल्का फुल्का देना पड़ता है। जैसे आप मेरे भाई हो और आपसे मेरे दिल के संबंध में आपने मुझे पकड़ लिया कि आपको 2 मिनट मेरे से बात करनी पड़ेगी, तो मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं भाग नहीं सकता किसी बात से। और तब भी मैं कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था, ना मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट करके कहा था। मैंने इन जनरल बात करी थी कि अगर हम सब एकत्रित होते तो स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में ही हमें विजय हासिल हो गई होती, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने, आप उस स्टेटमेंट को मेरे को बार बार रिपीट करके देख लें तो भी मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और आज भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ जो पार्टी के हित में है वही बात कह रहा हूँ। लोगों ने तो, मैंने पत्र लिखा था आज से 2-3 साल पहले, उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था आज कई लोग दबी जुबान से आज बोलने लगे हैं। तो मैंने तो हमेशा पार्टी के हित में बात रखी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, हमेशा पार्टी के हित के लिए काम करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ना मैंने कभी कोई शर्त रखी, ना कभी कोई सौदा किया। मैं तो हमेशा से ही एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में आया था और जो दायित्व पार्टी ने दिया उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता रहा हूं और करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद केपी यादव जी, सांसद गुना अशोकनगर लोकसभा, और कई सारे मुद्दों पे बहुत दिनों से चर्चा मरन की ड्यू थी, आज पकड़ में आए और बहुत बढ़िया मौके पे आए। आज लोकसभा में सांसद के तौर पे, एक ऐतिहासिक सांसद के तौर पे 4 साल पूरे हुए। आपको शुभकामनाएं और ऐसे ही बस समय समय पे मुलाकात होती रहे। बिल्कुल, मेरा प्रयास होगा कि मेरे मध्य प्रदेश का, मेरे बुंदेलखंड का जो अच्छे से अच्छा हो सके, जो भी मैं अपने मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कर सकूंगा, हमेशा मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए वो कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।